नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के साथ सबसे कोमल अंग है। आँखों से ही हम दुनिया देख पाते हैं, क्योंकि आँखें ने ही हमारी ज़िंदगी में रोशनी भरती है। दर्शकों, आँखें जितनी छोटी होती है उतनी ही वो पूरे संसार को देखने की हौसला रखती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखें, आँखों की देखभाल कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर अक्षय परासर, जो जगदलपुर के नेत्र विशेषज्ञ है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आँखों की जब बात आती है तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं कि हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उन्हें कौन से गर्म पानी या ठंडे पानी से हमें उससे साफ़ करना चाहिए, कौन से कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। आप बताइए इसके बारे में। देखिए, आँखें जो है वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आपने बहुत ही अच्छे विवरण में बताया कि आँखों से एक छोटी सी आँख है, लेकिन उसी की वजह से हम पूरे संसार को देख पाते हैं। तो इसका ख्याल रखना भी या उसका देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके देखभाल में सबसे पहले तो हम जो कॉमन रहता है उसमें सबसे पहले अच्छी जो सब्जियां हैं या फल हैं उसका सेवन करें। जैसे कि जो पीला फल हो या हरी पत्तियों वाला सब्जी हो, अगर उसका सेवन किया जाता है तो उससे आँखों में जो रोशनी है उसके बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये कंट्रोल में रखा जाए, नहीं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम आँखों में आता है। इसके अलावा निरंतर व्यायाम करा जाए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या शुगर या ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से आँखों में इसका दुष्परिणाम होता है। इसके अलावा अगर हमारे परिवार में कोई बीमारी जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, अगर ये है, इसके लक्षण हैं, तो निरंतर आँखों की जांच कराएं, ताकि अगर ये बीमारी जल्दी हम पता कर पाएँ तो इसका इलाज भी बहुत आसान होता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल वर्क में हैं तो हम जैसे कि आई वेयर हो गया, उसको पहने, ताकि अगर कोई चोट लगे तो उससे हम बचाव कर सके अपना। इसके अलावा प्रदूषण से हमें अपनी आँखों को बचाना है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो सेफ्टी वेयर्स पहनना है। इसके अलावा अगर ज़्यादा धूल मिट्टी में हम काम कर रहे हैं तो घर आके ठंडे पानी से हमें आँख धोनी चाहिए। और बच्चों में स्पेशली निरंतर हमें जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चों में चश्मे का नंबर लगता है और बच्चे यह जान नहीं पाते हैं कि उनकी रोशनी कम हो गई है, तो वो अपने घर परिजनों को बता नहीं पाते हैं कि उनको चश्मा लगा है, और इतनी देरी हो जाती है डॉक्टर के पास आने तक कि उनको फंक्शनल लॉस हो जाता है जो उनकी रोशनी का है। तो इस वजह से हमें ये सब देख के अपने आँखों का देखभाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सही कहा आपने, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में धूल, प्रदूषण, मोबाइल के पराबैंगनी किरणें, वो सारी चीज़ें हमारी आँखों पे बहुत असर करते हैं। ये सब से कैसा बचा जाए? जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में उत्तर दिया था, जैसा कि आपने बोला धूल से, सबसे पहले तो धूल से बचने के लिए आप सेफ्टी वेयर ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके आँखों को पूरा प्रदूषण से बचाते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके आँखों में धूल की वजह से या प्रदूषण की वजह से इरिटेशन होती है, तो जो घर में आप देखभाल कर सकते हैं उसमें आप ठंडे पानी से आँखों को अगर धो लेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है अगर वो आँख से बाहर निकल जाते हैं तो इरिटेशन नहीं होता है। इसके अलावा हम जैसे आप पैराबैंगनी किरणों की बात करें, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उसके लिए ये ज़्यादातर स्क्रीन यूज़र्स जो होते हैं, जैसे कि हम सरल भाषा में बोले तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो बैंकर्स में या स्क्रीन यूज़र्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इनमें ज़्यादा होता है। तो हम इसके लिए हम एंटी ग्लेयर ग्लास या हम ब्लू कट लेंसेज जिसे बोलते हैं, जो कि ये यूवी रेस को हमारे आँखों के अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि ये जो यूवी रेज होते हैं ये डायरेक्टली हमारे मैक्यूला, जो कि हमारे रेटिना का केंद्र बिंदु है, इसमें अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से हमारी आँखों की रोशनी कम हो सकती है। अब ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं
क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती है जो शरीर में होते हैं, हर अंग में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जिससे हमारे आँखों पर बहुत असर पड़ता है? देखिए, आँखों में विभिन्न बीमारियां होती है, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो सबसे कॉमन बीमारियों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा। जैसे कि अगर हम बच्चों से अगर शुरुआत करें तो बच्चों में जो जैसे पैदा होने के बाद जो सबसे कॉमन बीमारी होती है वो है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, या कभी कभी कुछ ड्रॉप्स डालने की वजह से केमिकल कंजंक्टिवाइटिस भी होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम सरल भाषा में हम समझना चाहें तो बच्चे पैदा होने के बाद जो पेरेंट्स जो उनके होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि आंखें लाल हो रही है, उससे द्रव निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है। तो ये बीमारी कंजंक्टिवाइटिस, और अगर इसका सही वक्त पे इलाज होता है तो आंखों को कोई नुकसान नहीं होता, रोशनी बरकरार रहती है। उससे ऊपर थोड़ा सा जाएं तो कभी कभी बच्चे पैदा होने के वक्त ही उनको कैटरैक्ट, जैसे मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, वो भी हो सकता है, जिसको कंजेनाइटल कैटरैक्ट हम बोलते हैं। इसके अलावा ग्लौकोमा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल ग्लौकोमा या काला मोतिया भी बोल सकते हैं। उससे थोड़ा सा उम्र में ऊपर जाए हम तो बच्चों को चश्मा लगना बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है। स्कूल में स्पेशली बच्चे और माँ बाप को, या स्कूल में भी मैं ये चाहता हूँ कि ये टेस्ट होता रहे ताकि बच्चों को एहसास हो कि उनको ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो बहुत ही कॉमन हो गया बच्चों को जो जिससे बोलते हैं हम लोग एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। बहुत ज़्यादा लाल होना आँख में, बहुत ज़्यादा खुजली होना, पानी निकलना। और ये बीमारियां ऐसी है कि अगर इसको रेगुलर ट्रीटमेंट पे ना रखा जाए तो एलर्जिक बार बार आके बच्चों के आँखों में नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम और उम्र से आगे बढ़ें तो अगर ओल्ड एज में हम जाएं तो जैसे बहुत सारी आजकल जो बीमारियां कॉमन हो गई है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई है या हाइपरटेंशन हो गया है, इसके ये जो बीमारियां हैं ये आँखों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जो इन बीमारियों को जो बोलते हैं हम कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा, मैं तो रोज़ ये पेशेंट्स देख रहा हूँ, इस वजह से मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सही कहा, लेकिन ये जो आपने नई बात कही है कि डायबिटीज़ और बीपी से आँखों पे प्रभाव पड़ना, मतलब ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, मतलब सुना ही नहीं कि क्योंकि डायबिटीज़ हर 10 इंसान में से, हर 10 व्यक्तियों में से एक इंसान को डायबिटीज़ है, तो वही हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को बीपी है। अब अगर वो उस इंसान को, अगर उसकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है तो उसका इलाज क्या है, मतलब उससे कैसे निजात पाए? डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन हो गई है बीमारी, और WHO ने बोला है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ के नंबर जो हमारे पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। अब कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि आँखों में भी डायबिटीज़ की वजह से बहुत ही दुष्परिणाम पड़ता है। तो डायबिटीज़ में जो होता है सबसे पहले इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रेटिनोपैथीज जिसको हम बोलते हैं, और इसमें सबसे कॉमन जो है वो है डायबिटिक मैकुलर इडीमा होना। डायबिटिक मैकुलर इडीमा जो कि बेसिकली आँख का जो मैक्यूला है, जो कि केंद्र बिंदु है जिससे हमारी नज़र बनती है, जिससे हम पास की नज़र देखते हैं, उसमें तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होते जाती है। और इसके अलावा जो रेटिना, हमारा पीछे का जो भाग है, मैं चाहूँगा कि वो मॉडल से मैं वो समझाना चाहूँ। ये जो हमारा जो रेटिना है पीछे का, इस रेटिना में हमारा खून के धब्बे होना जी। या जो ये जो रक्त वाहिका है, इसका रिसाव होना, इसका बंद होना, जैसे कि ब्लॉकेज जिसे बोलते हैं, ब्लॉकेज होने की वजह से इसमें आपका ब्लीडिंग होना, और इसकी वजह से आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा, कोई भी अंग है जिसमें अगर ब्लड सप्लाई ही बंद हो रहा है तो वह अंग डेथ हो जाता है, जिसको मर जाता है, जिसकी वजह से वो अंग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रोशनी चली जाती है। अब इसमें डायबिटिक या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी सेम चीज़ है। इसमें आपका बीपी बढ़ता है, जिसकी वजह से जो रक्त वाहिकाएं हैं उसका प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आती है, ब्लॉकेज की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। और लोगों को ये चीज़ एहसास तब तक नहीं होता जब तक उनकी नज़र ऑलमोस्ट 40 से 50% कम हो जाती है। अगर यही बीमारी हमें शुरुआती दौर में पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, और हम वो जो रोशनी चली गई है उसको बचाया जा सकता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी से जल्दी, और हर शुगर बीपी के पेशेंट्स को हम रेगुलरली चेक करें, और वो भी चेक कराने अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जाए और उसका इलाज आसान हो। अब जैसा कि आपने इलाज के बारे में पूछा, इलाज के बहुत सारे इसमें जो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो एंटी वीजीएफ इंजेक्शन बोला जाता है, एंटी वीईजीएफ जो फुल टर्म है उसे बोलते हैं फुल फॉर्म वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। तो हमने एंटी बोला, यानी कि जब शुगर होता है तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो रक्त वाहिकाएं वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे वीईजीएफ सिक्रीशन होता है, मतलब नए रक्त वाहिकाओं को असामान्य जो एबनॉर्मल रक्त वाहिकाएं वो बनती है, जिसकी वजह से वहां पे, और वो बहुत ही नाजुक होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की वजह से सडनली आपकी रोशनी जा सकती है। तो हम वो एंटी वीजीएफ इंजेक्शन देते हैं, जो कि बहुत सरल तरीका आजकल हो गया है और इसमें जोखिम भी बहुत कम हो गए हैं। तो उसको देने की वजह से वो रक्त वाहिकाएं नई डेवलप नहीं होती, और जो सूजन होती है, जो डायबिटिक मैकुलर एडिमा की सूजन है, वो भी कम हो जाती है। जो रिसाव या सूजन आ रहा है इसके माध्यम से काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका इलाज का तरीका है वो है लेज़र। लेज़र में हम जो करते हैं, बेसिकली जो ये ब्लॉकेज जो इस्चमिक एरिया होता है, मतलब जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, वहीं पे नई रक्तवाहिका, असामान्य रक्तवाहिका आ रही है, तो उसको हम लेज़र के माध्यम से उसको बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो और हमारी आंखों की रोशनी बची रहे और सूजन ना बढ़े। इसके अलावा तीसरा, हम स्टीरॉयड भी, चाहे वो ड्रॉप के माध्यम से दें या आंखों के अंदर इंट्राविट्रियल, जैसे कि ये इंट्राविट्रियल मतलब रेटिना के आगे जो विट्रस जेली होती है उसमें हम इंजेक्शन दें, उससे भी आपकी सूजन कम होती है और इसमें काफ़ी। और अगर एकदम एडवांस केस हो तो हम सर्जरी का भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि जैसे किसी व्यक्ति को बीपी या डायबिटीज़ हुआ है तो उसे अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके पता लगाना चाहिए कि उसकी आँखों पे उसका असर होने लगा है कि नहीं, क्योंकि प्राथमिक इलाज अगर हो जाए तो बात सर्जरी या ऑपरेशन की नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहती हूँ कि ये उम्र दराज लोगों को ही ज़्यादा होती है कि बच्चे और नौजवान पे भी इसका ज़्यादा असर होता है? जी, बेसिकली डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कॉमन हो गई है। तो हर 5 डायबिटिक पेशेंट में से 2 को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, और उसमें से ऑलमोस्ट 50% लोगों को डायबिटिक मैकुलर एडिमा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी रोशनी हमारी कम हो जाती है। अब डायबिटीज़ जैसे 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो कॉमनली बच्चों में पाई जाती है, मतलब यंग जनरेशन्स में, और टाइप 2 जो होती है वो डिलेड एज में पाई जाती है, मतलब थोड़ा सा लेट एज में। तो टाइप 1 डायबिटीज़, अगर आपका 20 साल से ऊपर आपकी डायबिटीज़ हो चुकी है तो आपको 100% चांस है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। और अगर टाइप 2 में आप जाते हैं तो 60% चांस है 20 साल के ऊपर अगर आपको डायबिटीज़ है, रेटिनोपैथी होने के चांसेस। और अगर आप इसका सही वक्त पे अगर इलाज करा लेते हैं तो आपकी रोशनी बच सकती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक DMI टर्म यूज़ किया था, एक शब्द यूज़ किया था, वो DMI क्या है और आँखों पे इस पे क्या असर पड़ता है और उससे इलाज कैसे हो सकता है? जो बेसिकली जो DME जिसे बोलते हैं, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा, जैसे उसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये शुगर की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से। और मैक्यूलर एडिमा, एडिमा का मतलब होता है सूजन आना। तो मैक्यूला जो होता है हमारे रेटिना का, वो केंद्र बिंदु होता है जिससे हमारी नज़र बनती है और जिससे हमारे जो बेसिकली जो रोशनी है वहीं से डेवलप होके हम देख पाते हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर उसमें सूजन आ जाए शुगर की वजह से तो हमारी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और जैसे कि धुंधला दिखना, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, इसके अलावा काला धब्बा दिखना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो पेशेंट महसूस करते हैं। और अगर इसका ट्रीटमेंट बेसिकली अगर इसको सही वक्त पे इसका इलाज किया जाए तो ही ये सूजन को हम कम कर सकते हैं। अगर नहीं किया जाए, अगर सही वक्त पे इलाज नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी कम हो जाती है और उसके बाद उस रोशनी को वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत सही बात कहा आपने कि ज़िंदगी तो रोशनी आँखें ही भरती है, क्योंकि सबसे कोमल अंग कहा जाता है हमारी आँखों को। ये अभी आपने एंटी VIGF के बारे में बताया था। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है
तो उस ऑपरेशन के बाद उसे क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि उसे उस ऑपरेशन को दोबारा ना करवाना पड़े? क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी तो हम जानते हैं कि अब जैसे मैंने बताया था आपको कि हर 10 व्यक्ति और हर 5 व्यक्ति में डायबिटीज़ और बीपी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी। सबसे पहले तो एंटी-वीजीएफ जो इंजेक्शन है वो अगर आपको डायबिटिक मैकुलर एडिमा है और डायबिटिक रेटिनोपैथी का अगर मॉडरेट फॉर्म से ज़्यादा है तो बिल्कुल वो इंजेक्शन हमें देना है, और ये बहुत ही आज सरल हो गया है और इसमें जटिलताएं भी कम है। तो जो इंजेक्शन है, सबसे पहले तो इंजेक्शन से पहले हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इंजेक्शन देने से पहले सबसे पहले तो हम शुगर का टेस्ट करते हैं कि आपकी शुगर जो फास्टिंग है, मतलब खाली पेट और नाश्ते के बाद का जो शुगर है वो नॉर्मल हो, आपके आँखों में कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा हम कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप ये देते हैं ताकि प्रोसीजर के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा प्रोसीजर के दौरान हम क्या करते हैं, प्रोसीजर जब ये एंटी-वीजीएफ इंजेक्शन का जो प्रोसीजर करते हैं, इसमें हम बीटाडिन से पहले सबसे पहले आंखों के आजू बाजू क्लीन करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हैं। टोटल प्रोसीजर 15 से 30 मिनट का है, और इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, इंजेक्शन लगाने के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकेंड लगते हैं। तो हमें उस दौरान हम जैसे इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक का ड्रॉप देके, या तो हम पट्टी कर भी सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो पट्टी को 1 घंटे के बाद हम रिमूव भी कर देते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने पूछा कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या देखभाल करना है, तो ऑपरेशन के बाद सबसे पहले तो हमें आंखों को हाथ नहीं लगाना है, कोई भी प्रकार का कपड़ा नहीं लगाना है। इसके अलावा जो चश्मा दिया गया है, जो सेफ्टी वेयर, उसको हमें निरंतर पहनना है 1 हफ्ते तक, और जो ड्रॉप्स डॉक्टर के माध्यम से एंटीबायोटिक ड्रॉप या जो भी आंखों के लिए ड्रॉप दी जाती है उसका निरंतर इस्तेमाल करना है। और डॉक्टर को 7 दिन के बाद जो हमारे आंखों का प्रेशर इसके ये चेक कराना है। इसके अलावा अगर इस बीच आंखों में लालपन या कोई भी प्रकार का दर्द होना या नज़र कमज़ोर होना, अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर को दिखाना है। जी, अभी आपने बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में लेज़र की उपयोगिता बताइए। तो ऐसा लेज़र के ज़रिए ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं कि और भी कोई तरीका है जिससे हम ऑपरेशन कर सकते हैं? जैसे कि अगर सपोज़ हम सबसे पहले अगर हम लोग जो एंटी-वीजीएफ इंजेक्शन के बारे में जैसे मैंने बताया, एक तो पहले एंटी-वीजीएफ का इंजेक्शन से हम जो आँखों की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लेज़र कर सकते हैं, या सिर्फ लेज़र के माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेज़र में बेसिकली क्या होता है कि जो असामान्य रक्त वाहिनी वहाँ जो आ जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सूजन या रक्त वाहिनी में जो फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इसको लेज़र के माध्यम से रोका जा सकता है। लेज़र हम डायरेक्टली ओपीडी प्रोसीजर, मतलब ओपीडी प्रोसीजर में भी बाहर हम कर सकते हैं, या सर्जरी में भी हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आँखों में जो सूजन है या और ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रही है डिसीज़, चाहे वो हाइपरटेंसिव में हो या डायबिटीज़ में हो, वो रुक जाती है। और इसके अलावा अगर लेज़र के माध्यम से नहीं तो उसके आगे जो ट्रीटमेंट होता है वो इंट्राविट्रेल, मतलब आँखों के अंदर स्टीरॉयड देके भी, इम्प्लांट देके भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जगदलपुर क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आंखों पे सबसे ज़्यादा असर कर रही है, जिससे व्यक्ति बहुत प्रभावित हो रहे हैं? जी, मेरे नज़र में जो मैं रोज़ पेशेंट देखता हूं उसमें सबसे पहले तो अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है, जिससे बच्चों को रेगुलरली आँख लाल होता है, बहुत ही ज़्यादा आँखों में खुजली होती है, जिसकी वजह से और ये बेसिकली कैसा होता है कि अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये बार बार आता है बीमारी, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद तुरंत कम हो जाता है। तो अगर इलाज नहीं कराया जाए तो आंखों के नंबर का चश्मा भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि केराटोकोनस नाम की बीमारी भी इसमें बहुत कॉमन हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कॉमन पेशेंट हम देखते हैं वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो कि उम्र के पड़ाव के हिसाब से होता है, जो आंखों में जो लेंस होती है, जो कि मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा। ये हमारा आँख है, आँख का ये सबसे पहला ये पार्ट है वो है कॉर्निया। अब ये कॉर्निया है, और इसके पीछे जो पार्ट होता है ये इसे बोलते हैं लेंस, और ये लेंस पीछे ये और ये होता है रेटिना, इसके बीच होता है लेंस। लेंस में जब सफेदी आ जाती इसको कहते हैं मोतियाबिंद। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से रोशनी नहीं जाएगी तो पीछे हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही कॉमन है, जिसका इलाज
बेसिकली हम मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस सर्जरी आजकल आ गई है। या तो SICS जो कि मैनुअल होती है, और एक ऑटोमेटिक फेको सर्जरी जो कि हम रेगुलर बेसिस में हम कर रहे हैं। और इसमें हम आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं जिसके माध्यम से पेशेंट को दिखाई देता है। इसके अलावा जो कॉमन बीमारी है वो है ग्लूकोमा, जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं, जिसमें आंखों का दबाव जो कि प्रेशर बढ़ता है और हमारा पीछे आंख का जो ये नस है ये जो नस इसमें इसका असर होता है। और ये नस जो होता है वो न्यूरॉन से बनता है। तो एक बार अगर ये न्यूरॉन्स का डेथ हो जाए या ये मर जाए तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होता। तो जब तक 40% पेशेंट की रोशनी चली जाती है, पेशेंट को एहसास ही नहीं होता कि उसको ग्लूकोमा या काला मोतिया है। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम जो मैक्यूलर डीजनरेशन, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा जो केंद्र बिंदु है मैक्यूला, उसमें डीजनरेशन चेंजेस होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से सडनली पेशेंट की रोशनी चली जाती है और पेशेंट को एहसास नहीं होता। वो जब तक डॉक्टर को दिखाता है वो काफ़ी देर हो जाती है। तो ये सब बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कंजंक्टिवाइटिस जैसे कि अभी बहुत बीच में फैल रहा था, जिसका ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, अगर उसको समय पे दिखाया जाए तो बिल्कुल ये सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसके अलावा चश्मे का नंबर अगर सही वक्त पे दिया जाए, स्पेशली बच्चों में, अगर बच्चों में चश्मा नहीं दिया जाए तो बड़े होकर उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर वो सही वक्त पे अगर उसका इलाज हो जाए तो बहुत आसान होता है हमें भी इलाज करना। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये हर मौसम में ये सारी जो बीमारी है उस पे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है कि कुछ, जैसे बारिश हो गया, ठंड हो गया या गर्मी हो गया, ये मौसम में भी इन बीमारियों का असर ज़्यादा रहता है कि कुछ मौसम में ऐसा होता है? जी, बेसिकली कुछ बीमारियां जैसे एलर्जिक बीमारियां हैं, हम सब जानते हैं ठंड में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो एलर्जी उसी वक्त ज़्यादा फैलता है, इस वजह से वो बीमारियां उस वक्त कॉमन होती है, जिसको सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस है, जैसे वो भी अभी निरंतर जब हम लोग ये बारिश हो रही थी तब फैल रहा था, वो तो पूरे देश में फैली थी, तो ये भी उस वक्त फैलती है। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा जैसे कैटरेक्ट हो गया जो कि मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथीज हैं, ये सब इसके लिए कोई सीजन या समय नहीं होता। ये बेसिकली पेशेंट के शुगर के कंट्रोल के ऊपर या उसके एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जी डॉक्टर साहब, वही बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें नेत्र से जुड़ी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं, जिससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, उन्हें बहुत मदद मिलेगी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आँखों का कैसे ख्याल रखना है ये तो हमें नेत्र विशेषज्ञ ने बता दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आँखों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हम यही आशा करते हैं कि आप अपने नेत्रों का और साथ ही अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।